नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पार्ट 3 देखेंगे और इसमें हम लोग जो है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जितने भी उसके बारे में समझौते हुए हैं, जो जो डिक्लेरेंस हैं, कन्वेंशंस हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के दृष्टिगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको अभी तक जो है हमारे डेमो टेस्ट की पीडीएफ नहीं प्राप्त हुई है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आप हमारा डिकोड एग्ज़ाम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है जब आप डाउनलोड कर लें तो लॉगिन करने के बाद टेस्ट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से फ्री डेमो टेस्ट डाउनलोड भी कर लें और साथ में वहाँ पर ऑनलाइन उसका देकर भी देखें। क्योंकि वहाँ पर क्या है, माइनस मार्किंग भी है और आपको अंत में पूरा स्कोर पता चलेगा, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए और जितने लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया होगा उसके बीच आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या रैंक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर जो है पूरे डिटेल में शो करेगी। अगर आप इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपने पीडीएफ फाइल को पढ़ा है और आपको लगता है कि ये पीडीएफ जिस तरह से मिल रही है उसी तरह से पूरे टेस्ट में आपको पीडीएफ मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट देने को मिलेगा, तो अगर आप कंटेंट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं या ऐप में ही सीधे सीधे टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है कुल 11 फुल टेस्ट हैं और 4 जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, जिसको इस हिसाब से शेड्यूल किया गया है और इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी है परीक्षा, उसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है इसमें कंप्लीट हो सके और जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है एग्ज़ाम में जो संभावित है वो सभी जो है आपको मिलेगा। बाकी चैनल पर वीडियोस के माध्यम से हम पूरा का पूरा सिलेबस जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको कवर करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज ही मेरा तीसरा वीडियो है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है सारे लेक्चर्स, एक के बाद एक जो है। आज हम बात करेंगे कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग क्या है। तो कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट ये जो है मुख्यतः कार्बन का व्यापार है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार है जो इमिशन रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में जो है संधि हुई थी, उसी को आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है ये कार्बन उत्सर्जनों में कमी लाने के उद्देश्य से की गई थी। तो पहला मूल उद्देश्य हो गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो कार्बन बढ़ रही है और विशेषकर किसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जिसको हम एक प्रदूषक गैस भी मान सकते हैं क्योंकि जरूरत से ज़्यादा मात्रा में होने पर वो एक प्रदूषक गैस है। ये संकल्पना वर्ष 2005 से प्रभावी क्योटो प्रोटोकॉल से अस्तित्व में आई। क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 में जो है साइन हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव जो है 2005 में हुआ था। तो वहीं से जो है कार्बन क्रेडिट की जो है संकल्पना का उदय होता है। उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है, यानी किस देश में कितने उद्योग हैं उसमें ये देखा जाता है कि हर देश में कितना ज़्यादा अधिकतम कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। फिर इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना है, क्योंकि जब हम उद्योगों को कंट्रोल करेंगे या जो है इमिशन रोकने की बात करेंगे तो वहाँ पर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें जो है CO2 भी एक मेजर गैस है। फिर इसके लिए मापदंड एवं मानदंड का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, UNFCCC के द्वारा किया जाता है, जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने जो है इसके लिए मापदंड एवं मानदंड का यानी मानक जो है स्टैंडर्ड बनाए हैं कि कितना इमिशन हो रहा है और कितना जो है किसको बचाना है। और ये जो UNFCCC है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है। अब हम बात करते हैं किसी देश या समूह के उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। तो ये कार्बन क्रेडिट की जो हम बात कर रहे हैं ये कैसे मिलता है। मान लीजिए हम भारत देश की बात करते हैं कि भारत देश को कहा गया कि आप एक साल में
अधिकतम जो है 200 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है से ज़्यादा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा उत्सर्जन होने वाला क्या संभावनाएं हैं तो आपको जो है कटौती करनी पड़ेगी, और जितना ही हम कटौती करेंगे उतने ही पॉइंट्स हमको मिलेंगे। तो मान लीजिए भारत के लिए जो है 200 टन का लक्ष्य रखा गया था, और भारत ने जो है क्या किया, केवल 100 टन जो है कार्बन उत्सर्जन किया एक साल में। तो भारत के पास क्या हो गया, 100 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की इसने बचत की, यानी कार्बन की बचत की जो वायुमंडल में नहीं गया। उसके लिए क्या हुआ, इसे कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ, कार्बन क्रेडिट। अब ये कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे व्यापार भी हो सकता है, क्योंकि अगर भारत के पास 100 पॉइंट का कार्बन क्रेडिट है, और मान लीजिए अमेरिका ने जो है उसको भी 200 का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन उसने 300 का जो है उत्सर्जन कर दिया, तो यानी वो अपने लक्ष्य से 100 ज़्यादा जो है उसने खर्च कर दिया, यानी उसको एक तरह से पेनाल्टी पड़ने वाली। तो वो क्या करेगा, वो 100 क्रेडिट जो है भारत से खरीद लेगा। 100 क्रेडिट भारत से खरीद लेगा तो वो अपनी सीमा के अंदर आ जाएगा। अब UNFCCC जो है ये क्या करता है, ये सभी देशों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करता है कि आपको इतना लक्ष्य दिया जाता है, आपके यहाँ उद्योग धंधे और जो इकाइयाँ हैं उसके आधार पर आपको साल भर में इतना जो है परमिसिबल है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो CO2 उत्सर्जन कटौती को लक्ष्य को पूरा करने के लिए किफ़ायती साधनों को विकसित करने के लिए विश्व के देशों को सक्षम बनाने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल जो 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था, इसमें 3 सहकारी क्रियान्वयन तंत्र का प्रावधान किया गया है। अब ये 3 सहकारी तंत्र कौन से हैं? सहकारी तंत्र आप जानते ही हैं कि मिले जुले कोऑपरेटिव सिस्टम जो है, तो विकसित देशों के साथ किसी परियोजना का संयुक्त क्रियान्वयन, यानी कोई विकसित देश है उसके साथ जो है कोई संयुक्त परियोजना लगा ली जाए जिससे जो है कार्बन इमिशन को जो है कम किया जा सके। उत्सर्जन का व्यापार किया जाए, यानी इमिशन ट्रेड, जिसको हम कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं, अगली स्लाइड पे हम उसको देखेंगे। और स्वच्छ विकास तंत्र, यानी हम जो भी उद्योग धंधे स्थापित करें, जो भी परियोजनाएं लाएं, उसमें हम ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करें, साथ ही जो है जैव ईंधन को बढ़ाएं, स्वच्छ एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें, सौर ऊर्जा, जितनी भी स्वच्छ ऊर्जा है सभी का जो है, तो ये स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आएगा। अब जो अभी हमने नाम लिया कार्बन ट्रेडिंग, यानी कार्बन का व्यापार, जैसे जो मैंने आपको भारत और अमेरिका का उदाहरण देके समझाया, सीख वही है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग से सीधा मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो संधि में एक तरीका सुझाया गया है जिसे क्या कहा गया है, कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में प्रदूषण कम करने के 2 तरीके सुझाए गए थे। इस कमी को कार्बन क्रेडिट की यूनिट में नापा जाना था, जो मैंने बताया कि यूनिट्स में इसको बांट दिया जाता है। इस व्यापार में प्रत्येक देश या उसके अंदर मौजूद विभिन्न सेक्टर्स, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, खिलौने बनाने की उद्योग हो गया, किसी विशेष कंपनी को एक निश्चित मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने की सीमा निर्धारित कर दी जाती है, यानी पहले से ही निर्धारित है कि आप इतने जो है टन से ज़्यादा एक साल में कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो जो आपको लक्ष्य दिया है उसके लिए आपको किसी अन्य देश से उसकी कार्बन क्रेडिट को खरीदना पड़ेगा, और जब आपको खरीदना पड़ेगा यानी आप जो है एक तरह से पनिश हो रहे हैं, आपको एक दंड मिल रहा है कि आपको मान लीजिए अगर 1 अरब रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के लिए खर्च करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो देश स्वयं प्रयास करेगा कि उसके यहाँ से कम जो है कार्बन का उत्सर्जन हो, और वो इस बात का ध्यान रखेगा। चलिए अब अगले जो है उस पर बढ़ते हैं। तो ये क्या है, REDD+, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, यानी जो वनों की कटाई है और डिग्रेडेशन दोनों के द्वारा जो इमिशन है उसको रोकना, इनके कारण जो होता है। तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक संयुक्त राष्ट्र का चरणबद्ध तरीका है जो निम्नलिखित प्रयासों से संबंधित है। पहला, वन संसाधन के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु
वित्तीय प्रोत्साहन को देना, यानी कुल मिलाकर वन का संरक्षण करना है, उनकी कटाई को जो है रोकना है, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना वो करना होगा। फिर निर्वनीकरण यानी जो है वन को कटने से बचाना, वन को साफ होने से बचाना एवं वन निम्नीकरण को रोकना, ये दूसरा हो गया। फिर कार्बन स्टॉक को प्रोत्साहन देना और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाना। फिर जैव विविधता का संरक्षण यानी उस एरिया में या उस फॉरेस्ट एरिया में जो भी जो है बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फौना हो, दोनों का जो है संरक्षण करना। ये जो है FAO और UNDP एवं UNEP, ये तीनों ही जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका जो है मिला जुला एक संयुक्त उपक्रम है। रेड प्लस का प्रारंभ कब हुआ था? 24 सितंबर 2008। अब ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड प्लस जो ये कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ 24 सितंबर 2008 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत ने रेड प्लस को कब ज्वाइन किया? यानी रेड प्लस नीति के तहत राष्ट्रीय रणनीति अभी हाल ही में जारी की है, यानी इसी के तहत भारत ने भी अपनी एक नेशनल पॉलिसी को बनाकर उसको एडॉप्ट कर लिया है, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन और वनों का डिग्रेडेशन जो है कम से कम किया जा सके। अगला क्या है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? GEF। तो अक्टूबर 1991 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि उसकी टेस्टिंग के लिए जो है उसको शुरू करना। फिर रियो सम्मेलन जो 1992 का हुआ था, रियो अर्थ सम्मेलन, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, यानी जो संकल्पना इसकी आई थी वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा की, ये रियो 1992 वाले सम्मेलन से उपजी थी। अब यह स्वतंत्र रूप से एक वित्तीय संगठन के रूप में यानी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य कर रहा है। GEF जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, भूक्षरण, ओजोन संरक्षण, कार्बनिक प्रदूषण, पारा टिकाऊ वन प्रबंधन परियोजनाओं हेतु अनुदान प्रदान करता है, यानी विकसित देशों को, विकासशील देशों को, संस्थाओं को, सभी को ये मदद करता है फाइनेंशियली, जितने भी जलवायु परिवर्तन और जलवायु को में जो भी बुरे चेंजेज आ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए जो भी है उसके लिए जो है ये फाइनेंस करता है। अब जो है जो GEF है, ये दो अलग तरह के फंडों का संचालन करता है, यानी इसके दो अलग तरह के कोष हैं। कौन सा? एक है विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF। फिर अल्प विकसित देश फंड यानी लो डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF और SCCF, ये दो तरह के फंड हैं। आप इनका नाम से ही समझ सकते हैं कि ये किस तरह के फंड हैं। आगे चलते हैं। अब इसी तरह से जिस तरह से वो फंडिंग थी उसी तरह से ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसको क्या कहेंगे? GCF यानी हरित जलवायु कोष। इसकी जो स्थापना हुई थी वो COP16 में जो कानकुन में हुआ था। कानकुन कहाँ पर है? कानकुन नामक स्थान या शहर जो है ये मैक्सिको में है। तो ये सम्मेलन 2010 में हुआ था COP16, उसी में जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई थी। कार्बन कटौती यानी कार्बन इमिशन से प्रभावित विकासशील देशों के वित्तीय सहायता देना, यानी जो विकासशील देश अपने उद्योग धंधों का मानकीकरण करके किसी तरह से जो है कार्बन में कटौती कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन में, तो निश्चित रूप से जो है उनको उनकी GDP पर, उनकी फाइनेंशियल स्थिति पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जो है अपने उद्योग धंधों को सीमित करेंगे, लिमिट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनकी भरपाई कैसे हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे हो, उसके लिए जो है ये हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। 2020 से विकसित देशों द्वारा प्रतिवर्ष $100 अरब की सहायता की प्रतिबद्धता जताई गई है। आगे चलते हैं। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी इंटेंटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको INDC कहा जाता है, ये क्या है? तो 147 दलों का मतलब यहाँ पर जो है कंट्रीज हैं या जो भी पक्षकार रहे हों इसके,
इनकी जो है एक पेरिस में बैठक हुई थी 2015 में। इसमें आईएनडीसी को प्रस्तुत किया गया, जिससे सामूहिक प्रभावों का मूल्यांकन यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूएनईपी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये विभिन्न देशों की सरकारों का एक विस्तृत योजना है, जिसमें विभिन्न राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऐच्छिक प्रयासों की जानकारी UNFCCC को देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 2015 में पेरिस में एक बैठक हुई। उस बैठक में जितने भी लोगों ने भाग लिया, लगभग 147 जो है सदस्यों ने या 147 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया। उन्होंने यहाँ पर एक समझौता हुआ, एक जो है कि हम जितने भी लोग हैं वो अपने देश की जो है एक कार्य योजना बनाएंगे कि हम जो जलवायु परिवर्तन है उसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हम कितने अपने यहाँ कार्बन की कटौती करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज को हम किस तरह से रोकेंगे, बाकी फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो उसके लिए हम क्या योजना ला सकते हैं। यानी इसमें जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को अपने आप स्वैच्छिक जो है अपनी एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करनी थी। तो ये 2015 में हुआ था। तो भारत ने भी जो है इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और 2 अक्टूबर 2015 को इसने आईएनडीसी के UNFCCC में प्रस्तुत किया। यानी इसने भी अपना जो है डिक्लेरेशन जो है UNFCCC को दे दिया कि हम ऐसे ऐसे जो है कार्रवाई करेंगे। अब भारत ने क्या जो है वादे किए हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो चलिए देखते हैं। भारत ने आईएनडीसी जो प्रस्तुत किया उसमें जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धताएं मतलब कमिटमेंट, उसने क्या क्या कमिटमेंट किया है। पहला कमिटमेंट क्या है, 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की उत्सर्जन गहनता 2005 के उस तुलना में 33 से 35% तक कमी लानी है। मतलब कि 2005 में जो हमारी कार्बन उत्सर्जन की जो है गहनता थी उसको 2030 तक जो है सकल घरेलू उत्पाद के टर्म्स में जो है वहां तक जो है 33 से 35% तक कमी लानी है। फिर 2030 तक अतिरिक्त वनों और वृक्षों से CO2 के समकक्ष 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन तैयार करना। यानी कार्बन तो जरूरी है ही है क्योंकि कार्बन चक्र उसके बिना फेल हो जाएगा। अगर CO2 नहीं रिलीज हो रही तो हम दूसरी तरह से कार्बन जो प्रोड्यूस करेंगे। तो 2030 तक अतिरिक्त वनों और वृक्षों से, यानी हम वन और वृक्ष जो है लगाएंगे जिससे CO2 के समकक्ष लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन की अतिरिक्त कार्बन तैयार की जा सके। फिर 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता, जो भी भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 2030 में होगी उसका 40% कैसा होना चाहिए, गैर जीवाश्म ईंधन, यानी जिसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल ना हो, पेट्रोलियम ना हो, यानी ग्रीन एनर्जी, चाहे वो CNG हो चाहे मीथेन हो, जिस तरह से भी जो है हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी भी तरह से जो हम रन करें उसको सोलर सिस्टम से रन करें। यानी 40% जो है बिजली जो विद्युत ऊर्जा हो वो हमको ग्रीन एनर्जी के रूप में प्राप्त हो, उससे जो है कोई भी प्रदूषण ना हो। तो ये जो है भारत के कमिटमेंट थे। आगे चलते हैं। पेरिस समझौता, सबसे अगर देखा जाए तो अब तक जो है 1972 से जितने भी आपने मेरे साथ अभी तक पढ़े उसमें पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है और थोड़ा सा विवादास्पद भी है क्योंकि कई सारे जो है विकसित देश जो है इससे धीरे धीरे अपने आप को अलग करने के लिए लगे हुए हैं। तो पेरिस समझौता कब हुआ था, COP21, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP21 सम्मेलन के दौरान ये हुआ था। COP21 का आयोजन कब हुआ था, ये हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य में और पेरिस में यानी फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इसीलिए इसको पॉपुलरली पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस समझौते के तहत 195 देश प्लस यूरोपीय संघ द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की। यानी अगर कहा जाए तो लगभग विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, सभी ने जो है इसको सहमति अपनी प्रदान की थी। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग को
औद्योगिक क्रांति के पहले के स्तर से अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास है। यानी औद्योगिक क्रांति के समय जो यहाँ का टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर होता था वायु पृथ्वी का, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नीचे लाना है, ये इसका लक्ष्य हो गया। दूसरा लक्ष्य 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 50% तक कमी करना और 2100 में, यानी उसके भी अगले 50 साल में 100% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है 2 बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है पेरिस समझौते में निकल के आए और इस पे जो है लगभग पूरा विश्व जो है सहमत था। तो 2015 में जब ये डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद जो है भारत ने भी सोच समझकर 2 अक्टूबर 2016 को इस समझौते की पुष्टि कर दी और आधिकारिक रूप से जो है पेरिस समझौते का एक हिस्सा बन गया। तो ये पूछा जा सकता है कि पेरिस समझौते से भारत कब जुड़ा, तो पेरिस समझौते से भारत 2 अक्टूबर 2016 को जुड़ गया। इस सम्मेलन यानी COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी शुभारंभ किया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका आज की डेट में मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के जो है राष्ट्रपति, दोनों लोगों ने जो है इसमें एक पॉइनियर वर्क किया था। तो आज ये हकीकत बन चुका है। लेकिन जब इसकी बीज पड़े, यानी इसका जो विचार जन्म हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? इसी में, पेरिस समझौते के ही दौरान। वर्तमान में इस समझौते में कुल 197 देश हैं, यानी पेरिस समझौते में इनमें से 179 देशों ने इस समझौते को औपचारिक रूप से अनुमति दे दी है। यानी 197 देश तो सहमत हो गए थे, लेकिन जो बाद में पूरी सहमति अपनी देनी है वो अभी 179 है। सीरिया इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला आखिरी देश। अब अमेरिका पेरिस समझौते एवं क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया है। तो जो नए राष्ट्रपति महोदय हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नीतियां जो है चर्चित रहती हैं। तो उन्होंने जो है एक निर्णय लिया कि वो जो है पेरिस समझौते से हट जाएगा, यानी यूएसए को उन्होंने पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, उनका कहना था कि इसके कारण जो है उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है और कार्बन उत्सर्जन करने के चक्कर में उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा और यूएसए पर जो है बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दबाव बन रहा है। तो ये जो है उन्होंने ऐसा कहते हुए पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों से वो जो है पीछे हट गए हैं। अब अगली एक जो है डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है मराकेश। तो मराकेश ये जो है COP22 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ, यानी COP22 में जो है आया। ये 7 से 18 नवंबर 2016 के मध्य COP22 का आयोजन हुआ। ये कहाँ पर हुआ? मोरक्को के मराकेश शहर में हुआ और ये CMA देशों का पहला सम्मेलन था, जिसको CMA1 भी कहा गया। अब यहाँ पर CMA क्या है? ज़्यादातर जो है आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा ये। तो CMA क्या है? ये उन देशों का संगठन है जिन्होंने पेरिस समझौते को स्वीकार किया है। यानी पेरिस समझौते से जो लोग जुड़ चुके हैं 197 देश जो है, तो वो सभी जो है CMA के सदस्य हैं। इस घोषणा पत्र में पेरिस समझौते के प्रावधानों को और कार्बन कटौती के संकल्प को दोहराया गया है। यानी इसका बेसिस क्या है? पेरिस समझौता ही है और उसी को जो है और ज़्यादा दृढ़ करने के लिए, और ज़्यादा उस कमिटमेंट को मजबूत करने के लिए जो है इस संकल्प को दोहराया गया है। इस सम्मेलन में ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पेरिस समझौते में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की विचारधारा ने जन्म लिया था, लेकिन वहाँ पर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन नहीं हुआ था। लेकिन ये मराकेश समझौता जो है, जब ये डिक्लेरेशन हुआ, यहीं पर जो है ISA फ्रेमवर्क का गठन हुआ और यहीं से जो है उस पर कौन कौन से देश अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं स्वेच्छा से, ये प्रक्रिया वहीं पर शुरू हो गई थी। इस सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कमी लाना, सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा का समर्थन करना और गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन भी इसका एक लक्ष्य है।
कभी कभी पीसीएस में या इस तरह के और एग्जाम्स में अगर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाए कि मराकेश घोषणा पत्र के निम्न में से कौन सा जो है उसके लक्ष्यों में शामिल नहीं है, पहला क्या दे देगा, ग्रीन हाउस गैसेज की कमी लाना, आप समझेंगे हाँ ये तो ठीक है। फिर सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा का समर्थन या उसको प्राप्त करने के लिए, ये भी ठीक आपको लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर गरीबी उन्मूलन लिखा हो तो आप ये सोचेंगे कि अरे ये तो इन्वायरमेंटल यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रोग्राम है, उससे संबंधित एक घोषणा है, डिक्लेरेशन है, इसमें गरीबी उन्मूलन कहाँ गया। इसीलिए जो है थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा सा डीप में जो है पढ़ने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। इस घोषणा पत्र में 35 निर्णयों को अपनाया गया जो कि पेरिस समझौते के क्रियावचन से संबंधित। तो दोस्तों इस तरह से क्लाइमेट चेंज का जो हमारा ये टॉपिक था इसको हम लोगों ने कवर किया 2 लेक्चर्स में। पूरा का पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट जो है क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितनी संधियां, जितने घोषणाएं, कन्वेंशंस हुए हैं, सभी को जो है हमने इसमें कवर कर लिया है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर इसका देख लीजिए और पूरा जो है एक साथ रिवाइज करिए। अगले वीडियो में हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन के बारे में जानेंगे, ओजोन क्या है। उसके बाद जिस तरह से जलवायु परिवर्तन पर बहुत सारे समझौते संधियां हुई, उसी तरह से जो है ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे प्रयास हुए हैं। उन प्रयासों को जो है हम उस लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।